Good morning, dear friends. This is a poem in your course, A Song for Saint Cecilia's Day. ये जॉन ड्राइडन की लिखी हुई कविता है। सेंट, ये एस टी लिखा हुआ, इसका मतलब फुल फॉर्म है सेंट, SAINT। सेंट मतलब संत। सेंट सिसिलिया जो थी, उन्होंने चर्च के अंदर भजन गाने के लिए एक वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था ऑर्गन। तो 1687 में जब जॉन ड्राइडन ने ये कविता लिखी, उस जमाने में सेंट सिसिलिया का एक उत्सव मनाया जाता था, फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता था, उसके लिए उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। अब इस सॉन्ग में उन्होंने तारीफ की है कि संगीत कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं एक एक करके इसकी हिंदी समझाऊंगा, आप ध्यान से सीखिए। फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, उसको आप पढ़ेंगे। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है संगीत, हेवनली मतलब देवीय। कहता है देवीय भगवान के संगीत से दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। यूनिवर्सल फ्रेम का मतलब है संसार, यह संसार शुरू हुआ। अर्थात म्यूजिक से, दैवीय म्यूजिक से संसार का शुरुआत, संसार की शुरुआत हुई। व्हेन नेचर अंडरनीथ ए हीप ऑफ जारिंग एटम्स ले। जब प्रकृति नीचे दबी पड़ी थी, जारिंग मतलब अस्त व्यस्त, एटम्स मतलब परमाणुओं के, ले मतलब लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी, हीप मतलब ढेर। जब प्रकृति अस्त व्यस्त परमाणुओं के ढेर के नीचे दबी पड़ी थी, अर्थात पृथ्वी का, आकाश का, इस पूरे नेचर का कोई आकार प्रकार नहीं था, तब जब कुछ भी नहीं था, तब संगीत उत्पन्न हुआ। एंड कुड नॉट हीव हर हेड। और कवि ने नेचर को स्त्री माना है, इसलिए कहा है कि हीव मतलब उठाना, और कुड पास्ट टेंस में यूज करते हैं कि वो अपना सिर नहीं उठा सकती थी, अर्थात प्रकृति अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। द ट्यूनफुल वॉइस, तब म्यूजिकल आवाज सुनाई दी, वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, आसमान से। और उस आवाज ने क्या कहा? उसने कहा अराइज, उठो, ये अरे, मोर देन डेड, मुर्दों से भी मुर्दों, अर्थात बिल्कुल निष्क्रिय परमाणु और पदार्थों, उठो, ऐसा म्यूजिक की आवाज ने कहा। देन तब चार तत्व पृथ्वी के, कौन कौन से? कोल्ड यानी कि ठंडा, हॉट माने गर्म, मॉइस्ट मतलब सीला, सीलन यानी पानी, और ड्राई मतलब सूखा। ये चार तत्व वेस्टर्न कल्चर में माने जाते हैं। हमारे यहाँ पे पांच तत्वों से प्रकृति बनती है, उनके यहाँ पे चार तत्व मानते हैं। कहता है चारों तत्व जो थे, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है की और, है ना। यहाँ पे इन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आदेश नहीं है, इन ऑर्डर टू का मतलब की और। देयर स्टेशन, स्टेशन मतलब स्थान, लीप की और उछल पड़े। अर्थात प्रकृति की उस दैवीय आवाज को सुन करके प्रकृति में से चार तत्व जो मैंने आपको अभी बताए वो उछल पड़े। एंड म्यूजिक्स पावर ओबे, और उन्होंने म्यूजिक की पावर को ओबे किया। ओबे करने का मतलब आज्ञा मानी। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी, राइटर ने फिर से स्टार्टिंग वाला लाइन दोहराया है। इसको अपन म्यूजिक लाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसको दोहराया दोहराया जाना जरूरी है, इसलिए दोहराया है कि फ्रॉम हार्मनी, संगीत से, फ्रॉम देवीय, डिवाइन मतलब हेवनली मतलब देवीय संगीत से, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगन। इसको रिफ्रेन कहा जाता है इंग्लिश में, REFRAIN। रिफ्रेन मतलब कोई लाइन दोबारा आए कविता में कुछ समय बाद, तो उसको मुखड़ा या अंतरा बोलते हैं ना अपन, तो उसको इंग्लिश में रिफ्रेन कहते हैं। ये संसार शुरू हुआ फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी, और संगीत से संगीत की तरफ, थ्रू ऑल द कंपस, कंपस मतलब दायरा, थ्रू मतलब में से, और सभी दायरों में, अर्थात हिंदी में होगा अर्थात चारों तरफ, ऑफ द नोट्स इट रैन, स्वर इसके दौड़ पड़े यानी चल पड़े यानी फैल गए, अर्थात चारों तरफ संगीत के स्वर फैल गए। द डायपसॉन क्लोजिंग फुल इन मैन। डायपसॉन का मतलब होता है संगीत का चरम। संगीत का चरम क्या होता है? जब अपन कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, जैसे मान लो हम सारेगामा बजाते हैं हारमोनियम पे, तो ऐसे आवाज आती है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अब जो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो सा की आवाज है ना, इसको अपन बोलते हैं, जो सबसे ऊंची आवाज है चरम, उसको बोलते हैं डायपसॉन। तो क्लोजिंग फुल इन मैन, अर्थात जब संगीत का चरम आया तो वो एकदम से क्लोज हो गया म्यूजिक, और फुल इन मैन, और इंसान पैदा हुआ। अर्थात जब संगीत खत्म हुआ तो इंसान का जन्म हुआ।
तो स्टार्टिंग में क्या बताया बताओ कि संगीत से इंसान की और प्रकृति की उत्पत्ति हुई। अब कवि जो है वो अलग-अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वाद्य यंत्रों के बारे में बताएगा। कह रहा है व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज़ एंड क्वेल। रेज़ मैंने लिखो उत्पन्न करना, क्वेल मैंने शांत करना। कौन-सा भाव, पैशन मैंने भाव, जो म्यूजिक उत्पन्न नहीं कर सकता और शांत नहीं कर सकता। फिर वो बताता है कवि कि व्हेन जुबाल, जुबाल बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है। ओके, पुराना व्यक्ति। स्ट्रक, स्ट्रक मैंने बजाया, द कॉर्डेड शेल, कॉर्डेड शेल का मतलब क्या होता है? शंख। जब उसने शंख बजाया तो हिज लिसनिंग ब्रेथरेन, ब्रेथरेन मतलब भाई बंधु, उसके सुनने वाले भाई बंधु जो थे स्टूड अराउंड, चारों तरफ खड़े हो गए टू वर्शिप, पूजा करने लगे दैट सेलेस्टियल साउंड। सेलेस्टियल का मतलब लिखिए दैवीय। उसके शंख में से इतनी दैवीय आवाज निकली कि वो उसकी पूजा करने लगे उस आवाज की। लेस देन अ गॉड दे थॉट, गॉड से कम तो क्या कोई रहता होगा। दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, देयर कुड नॉट ड्वेल, ड्वेल मैंने निवास करना। उनको ऐसा लगा कि इतनी सुंदर आवाज आ रही है शंख में से, तो लगता है कोई भगवान ही रहता है इसके अंदर, उस भगवान से कम तो कोई नहीं रह सकता। विद इन द हॉलो ऑफ दैट शेल, हॉलो मतलब खालिस्तान, शेल मतलब शंख, उस शंख के खालिस्तान में लगता है कोई देवता रहता है, इसीलिए वो इतना सुंदर बज रहा है। दैट स्पोक सो स्वीटली, जो बजा, यहाँ पे स्पोक का मतलब बोलना नहीं है, क्या है? बजा। सो स्वीटली, इतना मीठा, एंड सो वेल, और इतना प्यारा, इतने अच्छे तरीके से बजा। व्हाट पैशन म्यूजिक कैनॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, और फिर से उसी लाइन से अंत कर दिया कि कौन सा भाव है जो संगीत उत्पन्न नहीं कर सकता और शांत नहीं कर सकता। अब कभी तीसरे स्टैंजा पे आ गया, कह रहा है द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर। ट्रम्पेट क्या होता है बच्चों? एक युद्ध में बजने वाली एक एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे आपने कभी युद्ध में सुना हो पू 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 पू, तो वो जो उसको अपन इंग्लिश में ट्रम्पेट बोलते हैं। लाउड क्लैंगर, लाउड मैंने जोर से, क्लैंगर मतलब शोर। जब युद्ध में ट्रम्पेट बजती है तेजी से तो एक्साइट कर देती है, उत्तेजित कर देती है अस हमें, टू आर्म्स, आर्म्स मैंने हथियारों के लिए। अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का असर पड़ता है कि अगर युद्ध की रणभेरी बजे तो हम ऐसे जोश में आ जाते हैं। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, और तीखे, श्रिल मैंने तीखे, नोट्स मैंने स्वर, गुस्से के तीखे स्वर हमारे अंदर आ जाते हैं। एंड मॉर्टल अलार्म्स, और हम ना चौकन्ने हो जाते हैं। अलार्म्स मैंने लिखो चौकन्ना होना, मॉर्टल मैंने नश्वर, हमें लगता है कि हाँ अब मरो चाहे करो युद्ध में। डबल डबल डबल, ढम 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 को राइटर ने डबल डबल कहा है। बीट मतलब बजना ऑफ द थंडरिंग ड्रम। और क्या बजता है युद्ध में बताओ? जोर जोर से नगाड़े बजते हैं ना, ढम ढम ढम। तो कह रहा है थंडरिंग मैंने बजता हुआ जो ढोल है, नगाड़ा है, उसकी जो आवाज है, क्राइज वो चिल्लाती है, हार्क सावधान हो जाओ, द फोज कम, फोज मैंने लिखी है दुश्मन, दुश्मन आ गया। तो इसका इस स्टैंजा में कवि ने क्या कहा है? ट्रम्पेट को और ड्रम को दिखाया है कि उनकी आवाज़ों से हमको जोश आ जाता है और हम क्या करने लगते हैं? चार्ज, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है लिखो हमला, हमला। इट्स टू लेट टू रिट्रीट, बहुत लेट हो गया, अब हम रिट्रीट मैंने लिखो वापस नहीं जा सकते, अर्थात युद्ध में हम मरेंगे, मारे जाएँगे, लड़ेंगे। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, चौथा स्टैंजा, सॉफ्ट मतलब हल्की हल्की, कंप्लेन करती हुई, शिकायत करती हुई, फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज के डाइंग नोट्स मतलब मध्यम मध्यम, डाइंग मतलब मरना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मध्यम मध्यम, हल्के हल्के स्वर जब बजते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ढूंढ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं क्या? द वोज, वोज मैंने दुख, ऑफ होपलेस लवर, किसी निराश प्रेमी। अर्थात कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जब फ्लूट बजती है हल्की हल्की आवाज में तो ऐसा लगता है जैसे कोई निराश प्रेमी के दुख को ढूंढने की कोशिश कर रही है वो बांसुरी। हुज डर्ज, जिसका शोक गीत, डर्ज मैंने लिखो उदासी भरा गाना, इज विस्पर्ड, जो फुसफुसाया जा रहा है, बाय द वार्बलिंग ल्यूट, वार्बलिंग मतलब बजती हुई, ल्यूट मतलब बांसुरी। अर्थात बजती हुई बांसुरी ऐसे लगता है कि प्रेमी के दुख भरे स्वर को, उदासी को शोक गीत में कन्वर्ट कर रही है। पांचवें स्टैंडा में कवि कह रहा है तीखे तीखे वायलिन के स्वर, वायलिन आपने सुना ही होगा, ऐसे ऐसे बजाया जाता है ना। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करता है। तीखे स्वर जब वायलिन के बजते हैं तो लगता है वो स्वर घोषणा कर रहे हैं। देयर जेलस पैंक्स एंड डिस्पिरेशन, देयर मतलब उनके, जेलस मतलब जलन भरे, पैंक्स मतलब तकलीफ, है ना, डेस्पिरेशन मतलब निराशा। अर्थात वायलिन बजता है या बजती है तो ऐसे लगता है जैसे निराशा के स्वर आ गए हो हमारे चारों तरफ, निराशा का भाव आ गया हो। फ्यूरी गुस्सा, फ्रेंटिक इंडिग्नेशन, फ्रेंटिक इंडिग्नेशन का मतलब होता है जैसे कि हमको तेज गुस्सा आ रहा हो, निराशा हो रही हो। डेप्थ ऑफ पेन, और हमारे अंदर गहराई के स्वर आ जाते हैं। एंड हाइट ऑफ पैशन,
और हमें ऐसे लगता है जैसे कि पैशन मतलब भाव की ऊंचाइयां आ गई हूं। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डेम, खूबसूरत, डिसडेनफुल मतलब नाराज, डेम मतलब स्त्री। अर्थात कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से बात कर रहा है, और ये जो प्रेमिका है, एक सेकंड बच्चों, ऐसा लगता है कि ये जो प्रेमिका है उसके उदासी भरे जो स्वर हैं उनके बारे में वायलिन घोषणा कर रही है। छठे स्टैंजा में कवि कह रहा है, बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच। ओ का मतलब अरे, कौन सा आर्ट, आर्ट मैंने कला सिखा सकती है। व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, कौन सी इंसान की आवाज पहुंच सकती है। द सेक्रेड ऑर्गन स्प्रेस, जो पवित्र ऑर्गन है, ऑर्गन जो है मैंने अभी बताया आपको शुरू में, चर्च में बजाया जाता है, ठीक है। माउथ ऑर्गन देखा आपने, ऐसे करके बजाते हैं, वो उसका छोटा रूप होता है। तो चर्च में ऐसे वो पियानो की तरह बजाया जाता है। पियानो तो सुना है ना आपने, ऑर्गन स्प्रेज। कवि ने प्रश्न किया है। इस तरह के प्रश्न जिसका कोई उत्तर नहीं होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। RHETORICAL, रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन का अर्थ होता है, जैसे हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे कोई आया, हमने कहा आ गए, अब वो सामने खड़ा है फिर भी हम पूछ रहे हैं आ गए क्या। ऐसे कवि ने साहित्यिक अंदाज में कहा है कि कौन सा आर्ट सिखा सकता है, कौन सी इंसान की आवाज पहुंच सकती है पवित्र ऑर्गन की तारीफ के लिए। अर्थात कोई नहीं पहुंच सकती, अर्थात इसकी तारीफ बताई नहीं जा सकती। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, कहता है इसके स्वर ऐसे होते हैं जो इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर करने का मतलब क्या होगा, जो हमें अ, प्रेरित करते हैं पवित्र प्यार के लिए, भक्ति के लिए। नोट्स, ऐसे स्वर निकलते हैं ऑर्गन में से, दैट जो विंग, पंख की तरह उड़ते हैं, देयर हेवनली वेज, स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग के रस्तों पे ले जाता है हमको ये आवाज। टू मेंड द कॉयर्स अबव, और हमको मिक्स कर देता है। कॉयर का मतलब होता है स्वर्ग में जो समूह गान गा रहे हैं, कौन, फरिश्ते। उनके कल्चर में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग में हमेशा भजन चलते रहते हैं। तो उस भजन का गाने वाली मंडली को कॉयर बोलते हैं। अबव मतलब ऊपर, अर्थात हमको ले जाते हैं सीधे ऊपर, ये स्वर। लास्ट में कवि कह रहा है, ऑर्फियस नाम का एक आदमी, जो जिसका रेफरेंस बाइबल में भी आता है, कहता है कुड लीड, कहता है वो नेतृत्व कर सकता था सैवेज रेस का, जंगली प्रजातियों का। एंड ट्रीज अपरूटेड, और पेड़ उखड़ जाया करते थे, लेफ्ट छोड़ देते थे अपना स्थान। सीक्वेशियस ऑफ द लायर, और लायर मतलब वाद्य यंत्र जो बजाता था ऑर्फियस, उसके पीछे सीक्वेशियस मतलब क्रम में चलने लगते थे। अब अंदाजा लगाओ कि इतना अच्छा म्यूजिक बजाता था ऑर्फियस के पेड़ उखड़ करके और उसके पीछे पीछे चलने लगते और जंगली प्रजातियां उसका कहना मानने लगती संगीत के असर में। बट ब्राइट सिसीलिया, लेकिन जो इंटेलिजेंट, ब्राइट का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटेलिजेंट। सिसीलिया नाम की जो औरत थी जिसने वाद्य यंत्र खोजा, ऑर्गन, रेज्ड द वंडर हायर, उसने तो उठा दिया इस आश्चर्य को और भी ऊपर। व्हेन, जब, टू हर ऑर्गन, जब उसने अपने ऑर्गन को, ऑर्गन का मतलब है वाद्य यंत्र को, वोकल ब्रीथ वाज गिवन। वोकल ब्रीथ का मतलब है मुंह की हवा, उसने जब दी अर्थात बजाया। एन एंजल हर्ड, तो एक फरिश्ते ने सुना, एंड स्ट्रेट अपीयर्ड, और वो सीधा प्रकट हो गया, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, उसको गलत फहमी हो गई कि धरती क्या है, स्वर्ग है। अर्थात जब धरती पर ये वाद्य यंत्र बजाया गया तो उसको ऐसा लगा कि लगता है स्वर्ग है ये, और वो धरती पर स्वर्ग मान करके एक फरिश्ता प्रकट हो गया। अर्थात राइटर क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्फियस बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता था, दैवीय म्यूजिक बजाता था। ग्रैंड कोरस, ग्रैंड कोरस का मतलब होता है सब लोग मिल करके गा रहे हैं। ग्रैंड मतलब बड़ा, महान, कोरस मतलब समूह गान। क्या गा रहे हैं, जैसे कविता की शुरुआत क्या हुई थी बताओ। कवि ने कहा था कि दैवीय आवाज से, संगीत से इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। अब कवि कह रहा है कि दैवीय आवाज से सृष्टि के अंदर प्रलय आएगी और खत्म भी वो म्यूजिक से होगी। एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेड लेज, जैसे कि सेक्रेड मतलब लिखो पवित्र, लेज मैंने गाने, पवित्र गानों से द स्फीयर्स बिगैन टू मूव। ये जो स्फीयर का मतलब है गोले, अर्थात ग्रह, ये ग्रह घूमना शुरू हुए। एंड संग, और गाई उन्होंने, द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, ग्रेट मैंने महान, क्रिएटर मतलब उत्पन्न करने वाला अर्थात परमात्मा, उसकी तारीफ गाई। अर्थात सभी ऐसा मानते हैं कि जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं और उनसे जो संगीत निकल रहा है वो परमात्मा की तारीफ गा रहे हैं। टू ऑल द ब्लेसेड अबव, और जितने भी दैवीय लोग हैं, ब्लेसेड का मतलब है जिनको आशीर्वाद मिला है, जो ऊपर रहते हैं अर्थात स्वर्ग में, उन सब की तारीफ कर रहे हैं ये संगीत वाले, ये जो ग्रह घूम रहे हैं, ये म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं और वो संगीत गा रहे हैं। सो इसीलिए व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, अंतिम और डरावना, ड्रेडफुल मतलब लिखो डरावना घंटा। डरावना घंटा क्या होता है बच्चों, जब अंग्रेजों के यहाँ ऐसा मानते हैं क्रिश्चियंस में कि
एक कयामत का दिन आएगा और 1 घंटे में सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी और भगवान जो है वो अपनी इस लीला को खत्म करेंगे। ये जो संसार है इसको खत्म करेंगे। तो ड्रेडफुल आवर जब वो आएगा आएगा, डूम्सडे भी बोलते हैं उसको। दिस क्रम्बलिंग प्रेजेंट, ये टूटता हुआ दृश्य, झांकी, प्रेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है ये दृश्य, ये जो इंसान की, ये जो संसार है, इसको आप संसार भी लिख सकते हो, वर्ल्ड, शेल डिवोर, डिवोर लिखो, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा। और द ट्रम्पेट शेल बी हर्ड, और वही ट्रम्पेट जो शुरू में सुनाई थी कवि ने, एक ट्रम्पेट की आवाज आएगी, शेल बी हर्ड, शेल फ्यूचर टेंस में आता है ना, हर्ड मतलब सुनाई देगी, ऑन हाई, पहाड़ों पर यानी ऊंचाई पर, द डेड शेल लिव, और मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि जब प्रलय आएगी तो मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे और जिंदा लोग मर जाएंगे। तो कब्र में से जो जो लोगों को वो गाड़ते हैं वो सब उठ के बाहर आएंगे और भगवान सबका न्याय करेगा। इसलिए उसको डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। तो कवि ने कौन सा सीन दिखाया बताओ? प्रलय, कि जब डेड जिंदा हो जाएंगे और लिविंग डाई, और जिंदा लोग मर जाएंगे। एंड म्यूजिक शेल, और जो संगीत होगा वो अनट्यून द स्काई, जिस संगीत ने सारे सृष्टि को उत्पन्न किया था वो उसको खत्म कर देगा, समेट लेगा, अनट्यून कर देगा। तो हमने देखा कि एक लंबी सी कविता है, लेकिन कठिन नहीं है। अगर आप इसको 2 लेक्चर को 2 बार सुनोगे ना, तो आपको ये कविता समझ में आ जाएगी। और मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, उसमें इसका आंसर है। आंसर आपको खुद पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, और पढ़ कर के जो भी शब्द नहीं आएगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछेंगे, तो मैं आपको उसका अर्थ बता दूंगा, ठीक है? तो ये आपका, जब हमने आंसर दिया, उसमें जॉन ड्राइडन के बारे में भी कुछ लिखा है। जॉन ड्राइडन की जानकारी लेने के बाद ही कविता को आपको पढ़ना है। आपको हर पेपर में कुछ कविताएं जरूर पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो पहला प्रश्न होता है हमारा, जिसमें हमें लिखना होता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है संदर्भ सहित व्याख्या करो। तो जैसे आपको ये कविता, हम 3-4 कविताएं पढ़ाएंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, ये जो लाइन हमारी आई है परीक्षा में, 8 वो स्टेंजा देंगे आपको, उसमें से 4 चुनने होंगे। तो हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको 4 आराम से मिल जाएंगे। तब आप चुन लोगे कि आपको याद आ जाएगी कविता देख करके कि हाँ, ये कविता हमारी पढ़ी हुई है। तो आइए, आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसको अब मैं 2 दिन तक कोई लेक्चर नहीं भेजूंगा। पहले आप इसको 2 दिन तक अटेंड करें अच्छी तरह से, 2 या 3 दिन तक। थैंक यू वेरी मच।